अचानक से अजीत डोभाल को फोन आता है यूक्रेन से। अब यूक्रेन से जो फोन आता है उसमें अजीत डोभाल और यूक्रेन के बीच क्या बातचीत होती है। जहां एक तरफ ये सारी बातचीत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध 16 महीने में सबसे खराब दौर पर पहुंच गया है और अब यूक्रेन ने 16 महीने बाद ऐसा कदम उठाया है जो रूस ने पहले कभी नहीं देखा था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो भारत ने आखिर क्यों शिप भेज दिए यूक्रेन, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। एक तरफ रूस जहाज भेज रहा है पाकिस्तान तो भारत जहाज भेज रहा है यूक्रेन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अगर बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की तो आपको बता दें युद्ध के 16 महीने बीतने के बाद अब जाकर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ भयानक पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार अब कबूल भी किया है कि हम बचाव नहीं कर रहे हैं, अब हम रूसी सैनिकों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर रहे हैं। पहले तक सिर्फ यूक्रेन यही कहता था कि हम अपना बचाव कर रहे हैं। युद्ध के मैदान से आने वाली रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेनी फोर्स ने जो रणनीति अपनाई है ना, और जिस तरह से यूक्रेनी फोर्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर हो रहे हैं, उनसे रूसियों को भारी नुकसान पहुंचा है। और नुकसान पहुंचाने का एक और भी बड़ा कारण है कि रूस की प्राइवेट आर्मी अब अपने हाथ खड़े कर रही है। गर्मियों में अपना जवाबी हमला शुरू करने का वादा पहले भी किया था यूक्रेन ने और अब हमले तेज कर रही है। यूक्रेन को कुछ सफलताएं भी मिली है क्योंकि सोमवार की देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को मुक्त करने के लिए सैनिकों को धन्यवाद कहा। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 7 गांवों को रूस से वापस छीन लिया गया है। कहा जाता है कि यूक्रेन जो अब तक डिफेंस मोड में खेल रहा था, यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंस में खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, अब यूक्रेन ने किया है तो रूस भी पलटवार करेगा और अब जो लड़ाई होगी ये लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई। यूक्रेन का कहना है कि उसने 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस लड़ाई में जितने भी क्षेत्र को हारा है उन्हें वापस जीतने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर कई हमले किए और रूस के साथ अपनी विशाल सीमा रेखा के साथ कई जगहों को फिर से हासिल किया है। कहा जा रहा है कि रूस ने कई कैंपों को छोड़ दिया है और बेलगोरोद में सैनिकों को ट्रांसफर करना पड़ रहा है इन्हें। यूक्रेन के पूर्व में बखमुत के आसपास के शहरों में भी लड़ाई तेज हो गई है और ये शहर अब एक जलता हुआ गोला बन गया है। वैसे आपको बता दें डोनेस्क और बखमुत पर कब्जा कर लिया था रूस ने और दोनों पक्षों ने लड़ाई में हजारों सैनिकों को खो दिया है। खैर, अब सच कितना है और कितना नहीं कुछ यूक्रेन कह रहा है तो वहीं कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का पलटवार अभी कमजोर है और एक वक्त आएगा जब रूस के पास यूक्रेन से या तो पीछे हटने या फिर लड़ाई में हारने का संकट मंडराने लगेगा। उसके पास 2 ही विकल्प होंगे, पहला या तो वो हार स्वीकार करके यूक्रेन से लौट आए या फिर दूसरा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे जिससे दुनिया विनाश के कगार पर जा सकती है। खैर, इस युद्ध से एक चीज तो समझ में आ गई कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि पुतिन ने 2 दिन पहले ही पश्चिमी देशों को एक सुझाव दिया था जिसमें कहा था कि वो यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दें तो फिर शांति की बात हो सकती है। लेकिन ठीक इसके बाद ही $375 मिलियन के हथियार देने की घोषणा कर दी थी अमेरिका ने। मतलब अमेरिका को पुतिन का ये सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भेजे हैं रूस ने तेल और खबर ये आ रही है कि गैस भी भेजे हैं। अब भले भारत को भी फायदा हो रहा है और पहली बार इतिहास में रूसी तेल और गैस पहुंच रहा है पाकिस्तान, लेकिन इस चीज को कूटनीतिक रूप से एक अलग लेवल से देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि चाइना के दबाव में आ गया है रूस और अब रूस वही करेगा जो चाइना चाहेगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये थोड़े समय की बात है जिसमें चाइना के प्रभाव में है रूस
रूस, पर बाद में ये निकल आएगा। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो ये देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ जो जैसा कर रहा है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, भारत उसी की तरह से रिप्लाई भी दे रहा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया रूस से, और भारत के ऊपर आरोप लगने लगे कि भारत एक तरीके से युद्ध की फंडिंग कर रहा है, भारत के पैसे से युद्ध लड़ रहा है रूस। हालांकि भारत ने इसका जवाब भी दिया था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, यूरोप तो हमसे कई गुना ज्यादा तेल खरीद रहा है। लेकिन उस समय भारत ने एक काम किया था, भारत ने यूक्रेन से सनफ्लावर खरीदना कम किया था, जबकि यूक्रेन ने भी ऑफर दिया था भारत को कि हम डिस्काउंटेड रेट पर सनफ्लावर बेचने को तैयार हैं, आप हमसे सनफ्लावर खरीदें। भारत में 2 लाख टन पर मंथ जरूरत होती है सनफ्लावर ऑयल की। भारत करीब $3.2 बिलियन का सनफ्लावर हमेशा खरीदता है। भारत पहले से ही यूक्रेन से 70% सनफ्लावर खरीदता था, और आपको बता दे 20% रूस से खरीदता था और 10% अर्जेंटीना से खरीदता था। ये मात्रा शुरू से होती आई थी, लेकिन जब युद्ध शुरू होने लगा तो भारत ने यूक्रेन से तेल खरीदना कम कर दिया, और इस तेल कम खरीदने का असर ये हुआ कि भारत के अंदर जो खाने वाले तेल थे उनका दाम बढ़ना शुरू हो गया। मतलब भारत ने दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने घर में कथित तौर पर खाने वाले तेल के दाम बढ़ा लिए। भारत सोचता था कि कहीं मैं अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना शुरू करूं यूक्रेन से ही खाद्य ऑयल तो नाराज न हो जाए रूस, पर यहाँ रूस ने तो अपनी प्रॉफिट देखी, जिसके बाद अब भारत ने भी बड़े ऑर्डर दे दिए हैं और भारत के कार्गो शिप यूक्रेन पहुंच रहे हैं यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल को खरीदने के लिए। जहां एक तरफ भारत इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है और वो भी डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से अजीत डोभाल को फोन आया। यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख हैं एंड्री यर्मक। इन्होंने एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया और कहा कि हम यूक्रेन के लिए शांति सूत्र ला रहे हैं, एक ग्लोबल पीस समिट की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें शामिल होइए और आप अपनी राय रखिए और जहां तक संभव हो सके शांति शिखर सम्मेलन का समर्थन कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। हाल में जिस तरीके से घटनाएं हुई, जिस तरीके से डैम टूटा, बाढ़ आए, इसके बाद भी अगर शांति नहीं होती है, ये अशांति और भी ज्यादा आगे खतरनाक बन जाएगी। है G7 शिखर सम्मेलन में यर्मक और डोभाल पहले भी मिल चुके हैं। अब एक बार फिर से यर्मक ने फोन करके भारत को न्योता दिया है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।